अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक-ए-इंसाफ इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई की वजह से खुद को बंद गली में ले जा रही है। इदारों के सरबराहान के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल कर रही है। PTI ने साढ़े 9 मई के बाद भी कोई सबक हासिल नहीं किया। आज भी PTI के एक्स ऑफिशियल हैंडल पर आर्मी चीफ और चेयरमैन नैब के खिलाफ ट्वीट की गई। तहरीक-ए-इंसाफ वो सियासी जमात है जो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्की मफाद को भी दाव पर लगाने को तैयार है। हालिया कुछ अरसे में तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ही इदारों के खिलाफ ऐसी जबान का इस्तेमाल किया है जिसकी सिर्फ दुश्मन मुल्क से तवक्को की जा सकती है। जाने अनजाने में तहरीक-ए-इंसाफ अपने ही इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इदारों के खिलाफ इस कदर हर्जा सराई की है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर भी ये दबाव है कि बढ़ता चला जा रहा है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ की नफरत की सियासत के आगे बंद कैसे बांधे। और यही वजह है कि अब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI पर पाबंदी लगाने के मामले पर काफ़ी देर से गौर जारी था। PTI पर पाबंदी का मामला काबीना इजलास में आ सकता है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश, साइफर का केस इस्टेब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश। हुकूमत ने यह फैसला किया है वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। अब हुकूमत के बकौल अगर मुल्क चलाना है तो ऐसे में तहरीक-ए-इंसाफ के इंतशार की सियासत का सद्देबाब करना ज़रूरी है। अब सिर्फ बात पाबंदी तक महदूद नहीं है, बल्कि अता तारड़ ये भी कहते हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। इन तीनों अफराद के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा ताकि आइंदा कोई शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे। इस हवाले से अता तारड़ ने क्या कहा, जरा वो भी आप सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अब देखा जाए तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि जो भी रियासत को नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। अब वफाकी हुकूमत के तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी से पहले पंजाब हुकूमत भी बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इदारों के खिलाफ जारी इस मुहिम को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। अब जाहिर है कि हुकूमत के इस फैसले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कहा है कि वो पाबंदी लगने की सूरत में अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास भी जारी था, उसमें भी मुशावरत हो रही। अब तहरीक-ए-इंसाफ जो भी दलील दे, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो रियासत मुखालिफ बयानिए के डगर पर पूरी तरीके से चल चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इदारों और मुल्क के खिलाफ जो इक़दामात उठाए उनका जिक्र सवालात की सूरत में करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या 9 मई को होने वाले साने से बड़ी दहशत गर्दी कोई हो सकती है? जब सियासी लिबादा उड़े मखसूस सियासी जमात के दहशत गर्दों ने न सिर्फ रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाया बल्कि अस्करी तनसीबात पर हमला और शौदा की यादगारों की बेहुरमती की, क्या ये सानहा दीगर होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात से मुख्तलिफ था? क्या कभी मखसूस सियासी जमात की जानिब से इन वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी किया गया? क्या कभी इस पर नदामत का इजहार हुआ? क्या मखसूस सियासी जमात और इसके बानी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को ख़त नहीं लिखा? क्या पाकिस्तान का कर्जा रोकने के लिए IMF दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए गए? क्या 9 जून को अमेरिका में होने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच में ये मखसूस सियासी जमात की शरपसंद पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम नहीं चलाने की प्लानिंग कर रहे थे? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बयानात दिलवाए गए कि वो तरबेला डैम पे कब्जा करेंगे और दारुल हुकूमत पे चढ़ाई भी करेंगे? ये सब कुछ किसके इमा पर किया गया? क्या सोशल मीडिया पर मखसूस सियासी जमात के एक्स अकाउंट के ज़रिए कश्मीर में होने वाली बिजली की कीमतों और एहतजाजों को पाकिस्तान मुखालिफ और आज़ादी जैसे प्रोपेगेंडे के ज़रिए हवा नहीं दी गई? अभी तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ लंबी चार्जशीट है जिसकी बुनियाद पर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगने जा रही है। बहरहाल फैसल वोडा जो पहले ये पेशगोई कर चुके हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ पर अनकरीब पाबंदी लगने जा रही है, वो सच साबित हो रही है।
अब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद शाहिद खाकान अब्बासी भी कुछ सवालात उठा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा रहे हैं। वो क्या कहते हैं ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। आप किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं और इख्तियार भी आपके पास नहीं है। शायद गुजरा को एहसास नहीं है हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही। अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि हमने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, हम पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं। लेकिन हम बात यह है कि क्या एक मखसूस सियासी जमात अपने मफादात की खातिर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, उससे सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? अब तहरीक इंसाफ पहली जमात नहीं है, पाबंदी लगने जा रही है। माजी में भी कई सियासी जमातों पर पाबंदी लगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा 1954 में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी इसको भुगत चुकी है। दूसरी बड़ी सियासी जमात जिस पर पाबंदी लगी वो नेशनल अवामी पार्टी थी। इस जमात पर 2 मरतबा पाबंदी लगी। पहली मरतबा 1971 में याहिया खान और फिर 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाबंदी लगाई गई। इस जमात पर भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद किया गया। अब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह था नेशनल अवामी पार्टी पर कि उस वक्त के सीनियर वज़ीर हयात खान शेरपाओ के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो इस पार्टी पर लगाया गया। उन्हें 8 फरवरी 1975 को पेशावर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान होने वाले धमाके में हलाक किया गया। इस धमाके का इल्ज़ाम नेशनल अवामी पार्टी पर आयद किया गया। इस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके अगले ही रोज़ कौमी असम्बली में 2 बिलों की मंजूरी दी, जिसमें एक में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान की गिरफ्तारी का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में तरमीम के ज़रिए वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया कि वो कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली जमातों को खिलाफ कानून करार दे सके। इस कानून बनने के अगले रोज़ 10 फरवरी 1975 को नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा मुल्क में गुज़श्ता 2 दहाइयों में मजहबी और सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की गई। इनमें से बाज़ ऐसी जमातें भी हैं जो इंतखाबी निशान रखते हुए माजी में इंतखाबात में भी हिस्सा लेती रहीं और उनके अरकान असम्बली जो कौमी और सूबाई असम्बलियों का हिस्सा भी रहे, लेकिन उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन मजहबी सियासी जमातों में सिपाही साहबा पाकिस्तान, सिपाही मोहम्मद है, तहरीक जाफरिया है, मिलत इस्लामिया और इनमें से बाज़ जमातें कायदीन और नाम बदल कर आज भी सियासत कर रही हैं, लेकिन पाबंदियों के बायस सियासत में उनका किरदार महदूद हुआ है। अब इससे पहले जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट करने की कोशिश की गई वो किसी न किसी नाम से नेशनल अवामी पार्टी क्यों ना हो, अवामी नेशनल पार्टी आज भी मौजूद है, नाम बदल कर नए नाम से नए 12 वापस आ गई। तो सवाल तो ये भी उठता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल बैटलफील्ड से आउट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, और क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी पॉलिटिकल डिसीजन से बैटल ग्राउंड से आउट किया जा सकता है? तो शायद इसका जवाब ये जो तारीख हमने आपके सामने रखी है उसको देख के तो लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत ऐसा करने जा रही है तो क्या ये हुकूमत का अपना फैसला है? क्योंकि हुकूमत तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इत्तहादियों के साथ मिलकर कायम की गई है। क्या वो तमाम इत्तहादी भी ऑन बोर्ड हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इसके हामी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए? और क्या अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये डिसीजन कितना जानदार होगा और क्या ये स्टैंड कर सकेगा? ये देखना तो ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रेजोल्यूशन के हवाले से मामला मूव होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको एंडोर्स करेगी? आर्टिकल 6 का मामला ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली आना तो अदालतों में, क्या अदालतें इन इक़दामात को स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगी? और अगर ऐसा होता है तो ये सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगा। तो क्या नून लीग के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा? अब इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो दस्तक दे रहे हैं ज़हन पर। इस हवाले से बात करेंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज वफाकी हुकूमत ने बड़े इंतहाई इक़दाम लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला उस वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वजूद को तस्लीम किया और ये माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी जो पार्लिमानी जमात है उसकी पार्लिमानी हैसियत है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे में आपने उस जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है, तो क्या ये पाबंदी जस्टिफाइड है और क्या ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन है सर आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, जन्म दिया।
पीटीआई को पार्लियामेंट में, क्योंकि वो तो पटिशनर भी नहीं थे इस सारे केस में, और पटिशनर तो SIT थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी जो अपनी सीटों के लिए गए थे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए पहले जन्म दिया, फिर 41 लोगों को जबरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकाल कर PTI में डाला, फिर उनके लिए जो है वो कहते हैं ना जन्म देकर फिर उनके लिए नए रास्ते खोले गए जिस पर चलकर आने वाले दिनों में कुछ लोग कर सकते हैं। पार्टी निशान की जो शर्त थी वो पार्टी के लिए खत्म कर दी। सेनेट में 2 किस्म की जो है वो उन्होंने मेंबरशिप पैदा कर दी हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो इतराज की बहुत ठोस आईनी वजूहात मौजूद है। तो सर वफाकी हुकूमत का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का रद्द-ए-अमल समझा जाए फिर? जी नहीं, उसका तो रद्द-ए-अमल ये दिया है कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि हम जो ये फैसला आया है उसके खिलाफ रिव्यू में जाएंगे, जो कि कानूनी तरीका और जरूर करना चाहिए, अगरचे आमतौर पर रिव्यू कम ही कामयाब होते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को अपनी जो पूरी व्यू है आइन के मुताबिक उसको भरपूर तरीके से उसका इयादा सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू में करना चाहिए। सर 4 इक़दाम अनाउंस किए आज। सर 4 इक़दाम। जी मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। जी। ये जो फैसला है मैं जाती तौर पे इसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ कि किसी भी जमात को कानून के जरिए जो है वो कालादम करार दिया जाए। मेरी तवक्को ये है कि जो मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत में है वो इस पर मजीद मशावरत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी, MQM के साथ भी, और इस फैसले पर नजरसानी करेंगे कि किसी भी जमात को कलादम करार देना है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि PTI एक फाशिस्ट जमात है, वो तशद्दुद की जबान इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया है, वो बार बार पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी मफादात हैं उनके खिलाफ कदम उठाते हैं, उसको ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसी जमात को बैन करना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं। खुर्रम दस्तगीर साहब, इतना इंतहाई इकदाम कि नंबर 1 तो आप पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का फैसला ले रहे हैं, नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 इन इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जाएगा जिसमें आरिफ अलवी हैं, साबिक सदर हैं, कासिम सूरी हैं, बानी PTI हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट भी जो भी एक्शन हो फिर रिव्यू में। ये जो फैसले हुए हैं क्या बगैर मुशावरत किए हुए, जैसे आपने कहा था कि नून लीग या वफाकी हुकूमत इस पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेगी, तो क्या ये इंतहाई इकदामात बगैर मुशावरत के, बगैर कंसेंसस डेवलप किए हुए लिए गए? नहीं, पहले तो आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि जो आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन है वो क्यों हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि 8 और 9 अप्रैल को, जबकि वही आइन जिसका आजकल हम बार बार सब यादा कर रहे हैं और अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के हिस्से पढ़ रहे हैं, वो आइन ये कहता है कि जब किसी वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद होगा तो वो पार्लियामान को तहलील नहीं कर सकता। बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, लेकिन इमरान खान ने तहलील किया और उसकी सहूलत कारी उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने की। उन्होंने गलत तरीके से कहा कि मैं अदम एतमाद को ख़त्म कर रहा हूँ और लिहाजा ये आज हम डिसॉल्व करें, और फिर जो है वो उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने इस इंतहाई गैर आईनी इक़दाम की तौसीक की। तो सर ये बात हुकूमत को 18 महीने बाद याद आई? जी नहीं, ये हमेशा हमारे ज़हन में थी, लेकिन अब अगर वो समझते हैं कि इस पर प्रोसिक्यूट करना है तो इसकी तो बुनियाद मौजूद है। मेरे तो क्योंकि ऐनी मुशाहिदे की बात है ये सारा वाक़या 8 और 9 अप्रैल का 2022 का, तो आपके अक्सर नाज़रीन तो भूल भी गए हैं कि ये आर्टिकल 6, उनका ख्याल है कि आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत किसी जो है ना वो सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने के लिए कर रही है। ये उन अमल की प्रोसिक्यूशन है जो इन्होंने बतौर वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और बतौर सदर किए थे। ज़्यादा उसकी बुनियाद मौजूद है, लेकिन सियासी जमात का मुकाबला मैं फिर दोहरा देता हूँ, सियासत से ही होता है, अपने मौक़िफ़ की भरपूर वकालत और प्रोपेगेशन से होता है। इस तरह के इक़दाम कभी किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं करते। अब सर सियासी जमात पे पाबंदी का फैसला हो या फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा हो, जाहिर है मामला तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो क्या स्टैंड कर सकेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की तमाम अदालतें जो हैं वो 2 धारी तलवार बन चुकी हैं, तो लिहाजा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, जिस स्पेशल सीटों वाला था, इस पे पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पे इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया था। तो लिहाजा अदालतें जो हैं वो कभी एक तरफ अपना एक्शन ले रही हैं, कभी दूसरी तरफ ले रही हैं, और इन्हीं अदालतों में जो कि अब पाकिस्तान की जो सियासत है और हाकमियत है
उसके अंदर एक बाकायदा एक किरदार के तौर पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी होती है और होनी चाहिए। लेकिन अब इन्हीं अदालतों के सामने हमें जाना है, तो जहां कानून मौजूद है, अगर हुकूमत समझती है कि उसके पास ठोस शवाहिद हैं, तो उन्हें जरूर उस पर पेशरफ्त करनी चाहिए। इन्हीं अदालतों से अगर ये इकदाम स्ट्राइक डाउन होते हैं या अदालतें स्ट्राइक डाउन करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो एस्केलेशन को लीड कर रही है, बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये फैसला? जी होगा, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ, मैंने कहा कि रिव्यू में भी जाना चाहिए। जो आर्टिकल 60 प्रोसिक्यूशन है उसको बड़े गौर से देखना चाहिए कि बुनियाद बनती है या नहीं बनती। लेकिन अदालतों के अंदर हमें जाना है, अदालतें मौजूद हैं और इस पर कानून हुकूमत ने चारों तरफ जंग लड़ी है। उन्होंने हुकूमत के सामने पीटीआई या अदालतों से बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है, नंबर 1 वो एक तो ये है कि पार्लियामान में जो अक्सरियत है 209 की, उसको कायम रखने के लिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ मुशावरत जारी रखें, उसको तेज तर करें। दूसरा चैलेंज जो पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, वो महंगाई है, वो पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। जो अपोजिशन के इशूज हैं वो एक साइड पर चलते रहेंगे, लेकिन ज्यादा इशू यही है कि हुकूमत की अपनी जो कोलिशन है तो सर ये कायम रहे और जो हकमियत है उसमें बेहतरी आए, महंगाई में कमी आए आने वाले महीनों में, ताकि पाकिस्तान की आवाम को महसूस हो कि मुल्क जो है वो बिल आखिर चलें, अगर बहुत तरक्की नहीं कर रहा तो कम से कम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सारा बोझ तो नून लीग ने अपने कदों पे उठाया हुआ है, क्योंकि जब हम पीपल्स पार्टी से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम तो हुकूमत में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले वो कहते हैं हम फेडरल कैबिनेट में तो नहीं, ये तो कैबिनेट का फैसला है। अब कहने को ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये इत्तेहादी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के वोटों पर भी कायम है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर नून लीग सिंगल हैंडेडली कर रही है तो नून लीग के अपने अंदर कंसेंसस है इन फैसलों पर? जी जो तो रिव्यू का फैसला है उस पर कंसेंसस है। हम समझते हैं कि रिव्यू में जाना चाहिए। अदालत ने एक मावराए आइन फैसला किया है जिसकी आइन में बुनियाद नहीं थी। वो फैसला वैसे गुफ्तगू की हद तक जितना मर्जी जो है खुशकुन नजर आए, लेकिन उसकी बुनियादी हद उस पर कंसेंसस है। आर्टिकल 6 के ऊपर भी कंसेंसस है, लेकिन इस पर जरूर दूसरी आवाजें मौजूद हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 6 लगाने का फैसला ठीक है और जो दीगर रिव्यू का फैसला है वो भी समझते हैं कि दुरुस्त है। अब इस पर हुकूमत के इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मामले पर क्या राय है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी उमर अयूब बात कर रहे थे, शिबली फराज की गुफ्तगू आपने सुनी, भरपूर रद्देबल देने का फैसला किया और साथ ही जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या दीगर जमातें हों, उनसे भी मुतालबा किया है कि वो नून लीग के इस फैसले को मुस्तरद करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिस्पॉन्स लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन में कहाँ खड़ी है। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की यहाँ इत्तेहादी है, क्या इस फैसले को सपोर्ट करती है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे मैं तो नहीं समझता कि कोई भी पाबंदी लगाने का जो है वो दुरुस्त है। सियासी जमातें जो हैं उनको अपने तौर पे मजबूत होना चाहिए। सियासी जमातें मजबूत होंगी तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी। मैं तो जाती तौर पे मेरी तो राय है इस फैसले से पहले वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की? मैं कुछ दिनों से नहीं हूं, मैं मुहर्रम की वजह से ये भी आपका हुक्म मिला और मैंने उस पर बात की। इनायत सर, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो इकदामात हैं, ये 4 इकदामात हैं आज जो वफाकी हुकूमत ने उठाए हैं। नंबर 1 ये कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर 2 के जो मखसूस नशिस्तों का फैसला उस पर नजर सानी दायर की जाए। नंबर 3 ये कि बानी पीटीआई समेत कासिम सूरी और साबिक सदर आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। और नंबर 4 ये कि ओवरसीज़ जो बैठे हुए हैं
उनको भी शिकंजे में लेके आया जाए। तो ये 4 इकदाम हैं सर, ये कोई एक कदम नहीं है जो हुकूमत उठा रही है, बल्कि 4 इकदाम हैं और चारों बड़े एग्रेसिव हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी से राब्ता किया हो और उनको एतमाद में लिया हो, और पीपल्स पार्टी से मैं तो मेरी ग्रूमिंग जिन हाथों में हुई है, मैं आज जो हूँ पीपल्स पार्टी की वजह से हूँ। मैं तो नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी के हक में वो राय देगी। ऐसी चीजें नहीं है। जहां तक आर्टिकल 6 का ताल्लुक है तो वो तो कोई किसी सियासी जमात पे तो नहीं, वो तो किसी फर्द वाहिद के किसी ऐसे एक्ट पे जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो या जिसमें आइन की वायलेशन हो, उस पे आर्टिकल 6 जो है अगर कोई लगता है तो वो तो किसी फर्द वाहिद पे है, वो हालात व वाक़यात के मुताबिक है, बिला वजह तो वो नहीं लगना चाहिए। और अगर आर्टिकल 6 लगना भी है तो वो बिल्कुल यकीनन जनरल ज़िया-उल हक पे भी लगना चाहिए, अयूब पे भी लगना चाहिए। अयूब ने भी आइन तोड़ा था और फिर जनरल ज़िया-उल हक ने भी आइन तोड़ा। फिर असद मिर्ज़ा साहब देखिए, ये जो चार्जशीट पेश की गई है ना आर्टिकल 6 के लिए भी, ये कुछ 14 महीने पुरानी है। यानी अगर वाकई ये कार्रवाई इनिशिएट करनी थी और उसके लिए सब्सटैंशियल एविडेंस और ग्राउंड्स मौजूद थे तो 14 महीने पहले भी ये किया जा सकता था। मुझे तो वो चार्ल्स डेगाल की जो मशहूर कहावत है वो याद आती है कि वो मौका जो लड़ाई के बाद याद आए उसको मुंह पे मार लेना चाहिए। तो 14 महीने गुजारने के बाद आज हुकूमत को याद आया कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए उस रूलिंग के ऊपर जो गैर आइनी थी, और उस दस्तखत करने के ऊपर जो फौरी तौर पर आरिफ अलवी साहब की तरफ से उस रूलिंग पे कर दिए गए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली हैं, उनकी ज़रूरत है। हमें कोई भी कानून और आइन ऐसा नहीं बनना चाहिए जो किसी फर्द वाहिद को बचाता हो या किसी फर्द वाहिद को फंसाता हो। ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इस पे हमारी अदालतों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और पार्लियामान तो फिर उसमें जो है वो एक कलीदी रोल रखती है। पार्लियामान को चाहिए ऐसी चीजों को ठीक करे। ये 14 महीने या 1 साल के बाद अगर हम कोई ऐसी चीज करते हैं तो अगर वो दुरुस्त भी है तो कोई अकल उसे तस्लीम नहीं करेगी, कोई जी शऊर उस पे वो नहीं करेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये भी बाउंस बैक करेगी जिस तरह के उस नो कॉन्फिडेंस ने किया। बिल्कुल दुरुस्त वो था, आईनी था, एक आईनी तरीके के जरिए एक हुकूमत बदली गई थी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुनासिब ना हो, लेकिन वो बेहतर जानते हैं। देखिए हसन मिर्ज़ा साहब, वफाक में इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे के बगैर नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी अगर वो सहारा खींच ले तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब लेड कोलिशन गवर्नमेंट फैसले कर रही है, ये किसके कहने पर ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं? ये कौन कह रहा है हुकूमत को करने को, या नून लीग का अपना जाती फैसला है? देखिए, ये तो जब कोई उनसे बैठ के डिस्कशंस होंगी तो वो बताएंगे कि हमें किसने कहा है या हमारे अपने ज़हन की इख्तरा है। ये तो वो ही बता सकते हैं, उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का है, उस हद तक मैं ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को जब एतमाद में लेंगे तो पीपल्स पार्टी अपनी राय ज़रूर देगी, और वो किसी से नहीं है कि कोई खुफिया होगी या कोई नाम बताने वाला खुफिया नामों में नाम रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पे बबांगे दोल बात करेगी और लेट्स सी वो। हसन मिर्ज़ा साहब, इंतहाई इक़दामात के ऊपर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने का तो नहीं सोच रही? देखिए, ये भी खारिज इम्कान नहीं है। अगर कोई इतने संगीन नौइयत के फैसले होंगे तो पीपल्स पार्टी उस पर अपना डिसीजन लेगी। थोड़ा इंतज़ार करें, पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि अभी या सुबह या कल तक कोई ना कोई मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। इस पे कोई मौक़िफ़ आएगा या कोई सीईसी की हंगामी मीटिंग बुलाने जा रही पीपल्स पार्टी? जाहिरी बात है, हमारे पास जो सीईसी है वही एक फोरम है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फैसले करती है। वहाँ भी हो, चेयरमैन भी अब्रॉड हैं और वहाँ पे टाइम डिफरेंस भी है। तो
अभी इंशाअल्लाह ताला आज में कोई अभी उनसे कोई राब्ता होता है या वो कोई ट्वीट के जरिए या वो जो भी लाइन देंगे पीपल्स पार्टी को, फिर उसका तो चेयरमैन ही बता सकते हैं। असद साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, आप क्या समझते हैं कि क्या मुल्क किसी बहरान का शिकार होने जा रहा है या किसी ऐसी कैफियत में इस वक्त के जहां कुछ भी हो सकता है? देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क जो है वो एक बहुत बड़े सियासी बहरान से गुजर रहा है और पीपल्स पार्टी जो एक रोल प्ले कर रही है वो भी उस मुल्क को और इस कौम को उन बहरानों से निकालने के लिए ही है। अभी आपने जो सवाल किया था कि आप हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, तो ये उसी का जवाब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन चैलेंजेस से और उन बहरानों से निपटने के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और पीपल्स पार्टी कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस डिसीजन से जिसमें 4 इकदामात लिए गए हैं उससे कोई मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देती। अब ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पिलर के बगैर कैसी खड़ी हो सकती है, तो हुकूमत का फेट भी पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में डिटर्मिन करती हुई दिखाई देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो पेट्रोल बम है वो आवाम पर गिराने की तैयारी है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। महंगाई का जिन बेकाबू होता चला जा रहा है, हुकूमत एक तरफ रिलीफ देती है और अगले लम्हे वो आवाम पर बिजली बम और पेट्रोल बम गिरा देती है। आवाम के लिए हर तरफ से मायूसी की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और मायूसी की खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से बड़ा इजाफा मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। और नई कीमतों के इत्तलाक के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 273 रुपये 29 पैसे और डीजल की कीमत 281 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ारत ख़जाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। इससे पहले हुकूमत ने गुज़श्ता यकुम से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई थी। हुकूमत के माशी इस्लाहात के दावों के बावजूद इजाफी बोझ आवाम ही को देना पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। हुकूमत महंगाई बढ़ाने के लिए हमेशा IMF का कंधा इस्तेमाल करती दिखाई देती है, लेकिन अवामी रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस हुकूमत पर सबसे बड़ी तनकीद ये हो रही है कि वो अशराफिया को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशा है और इसके लिए वो सारा बोझ गरीब आवाम पर है। हुकूमत को हर सूरत अपना किबला दुरुस्त करना होगा। वहाँ अब जो पॉलिटिकल डोमेन में हो या इकोनॉमिक डोमेन में हालात हुकूमत के लिए खुद अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।